ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये जान चुके हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में मिनरल वर्ड का मतलब क्या था, न्यूट्रिशन क्या था, न्यूट्रिएंट्स क्या था, डाइजेशन क्या था, न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स थे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इनका क्या फंक्शन है बॉडी में, इनकी ज़रूरतें क्या क्या है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं हमारे बॉडी में, इनका क्या रोल है, इनके बारे में भी आज जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। To promote the growth, repairing, wear and tear of the damaged tissues and to gain energy in order to control the different metabolic process are the main function of the nutrition। तो अगर बात करें सबसे मेन मेटाबॉलिक फंक्शन हमारा न्यूट्रिशन का क्या है, तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन की जरूरत सबसे ज्यादा बॉडी में इसलिए है कि समझ लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं बार बार, या फिर हम कोई तुम्हें आके दो थप्पड़ मार दिया, तो अचानक से अगर यहाँ पे तुम्हें थप्पड़ लगी ना, तो इस जगह के कम से कम 100 से 150 सेल्स मर गए, यहाँ का टिश्यू थोड़ा सा डैमेज हो गया। अगर बोले कि हम बहुत ज्यादा भारी पानी का बाल्टी उठा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे मसल्स के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। ऐसे करके हम दिन भर में ऐसा बहुत काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्स का डैमेज होना बहुत ज्यादा श्योर है। और साथ में वहां पे अगर सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो टिश्यू भी हमारा डैमेज हो रहा है। तो सेल्स और टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं उन्हें रिपेयर करना जरूरी है। अगर उन्हें रिपेयर ना किया जाए तो क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में सेल्स और टिश्यूज मरते जाएंगे धीरे धीरे, और इसकी वजह से सेल्स की कमी होने की वजह से, टिश्यू की कमी होने की वजह से बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। स्पेशली सेल की कमी होने की वजह से हो सकता है ल्यूकेमिया, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉजेटिव डिजीज है जो किसकी वजह से होता है, सेल्स के बार बार मरने की वजह से। तो बॉडी के सेल्स कंटिन्यूअसली मर नहीं सकते, टिश्यूज कंटिन्यूअसली डैमेज नहीं हो सकते। अगर ये डैमेज हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो इन्हें हमें कंटिन्यूअसली रिपेयर करना भी पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअसली रिपेयर जो हो रहा है सेल्स का, टिश्यू का, वो किसकी वजह से होगा, वो होगा न्यूट्रिशन की वजह से। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन का इनटेक कर रहे हैं तो जो भी हमारे बॉडी में सेल्स और टिश्यूज का डैमेज हो रहा है वो कंटिन्यूअसली साथ ही साथ बनते भी जाएगा, वो हमेशा डैमेज नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ रिपेयर भी होते जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, through nutrition the potential energy stored within the food is transformed into the usable energy। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे न्यूट्रिशन को हम लोग इनटेक कर रहे हैं, तो जो खाना हमारे बॉडी में पहले से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस में कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, वो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर जो खाना हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर करके रख रहे हैं, वो न्यूट्रिशन के हेल्प से, न्यूट्रिशन अगर हमारे बॉडी में आएगा तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के स्टोर एनर्जी को ब्रेक डाउन करके जिस पार्ट, बॉडी के जिस पार्ट को जो जितनी एनर्जी की जरूरत है, वो न्यूट्रिशन क्या करेगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के हर पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये काम किसका होता है, ये काम होता है न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या बोल रहा है, द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द लिविंग बॉडी लाइक द मूवमेंट हुआ, लोकोमोशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी। तो मतलब जो ब्रेकडाउन, अब अगर पूछे कि ये पोटेंशियल एनर्जी को जो ब्रेकडाउन करके डिफरेंट सेल्स सारे एनर्जी को गेन कर ले रहे हैं, ये इसकी जरूरत क्या है, तो हम बोलेंगे कि सारे सेल्स का अपना अपना एक सर्टेन फंक्शन है। मतलब सारे सेल्स के पास कुछ ना कुछ काम करने का फंक्शन रखा गया है कि ये सेल जो है रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेल जो है एक्सक्रीट करेगा, यहाँ के सेल्स जो है वो मूव करेंगे। तो ऐसे करके सबके पास कुछ ना कुछ काम है। तो सारे काम करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, ये जो न्यूट्रिशन हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो जाएगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के पास, वो एनर्जी का ब्रेक डाउन करेगा, और वो एनर्जी को कौन यूटिलाइज कर लेगा, जिसको जो सेल्स को जरूरत है एनर्जी की, वो सेल सारे एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे। और यूटिलाइज करने के बाद जो सेल्स एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, अब उसके बाद उसको जो काम करना है, एनर्जी उसको मिल चुका है, अब वो अपना काम इजीली कर लेगा। अब काम क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि वो मूवमेंट हो सकता है वो लोकोमोशन हो सकता है वो एक्सक्रीशन हो, या हो सकता है वो रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी फंक्शन के बारे में, थ्रू न्यूट्रिशन द डिजीज रेजिस्टेंट पावर इम्यूनिटी ऑफ द लिविंग बॉडी इज डेवलप्ड। मतलब हमारे बॉडी में जो बाहर के फॉरेन सब्सटेंस, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन किसे कहते हैं, जो भी हम बाहर का फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में आ रहा है, जितने भी बाहर के फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एंटर कर जा रहे हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट में हमारा बॉडी हमेशा
एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक डिफेंस बोल सकते हैं आर्मी बनाकर रखता है कि जैसे ही अंदर हमारे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा हम उसको तुरंत अटैक कर लेंगे। तो ऐसा जैसे ही बॉडी को पता चलता है कि बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया है तो बॉडी तुरंत उसके अगेंस्ट में बहुत सारा एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडी क्या होता है? जो बाहर के फॉरेन सब्सटेंस, जिसको हमने अभी कहा एंटीजन, ये बाहर के फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन जैसे ही बॉडी में अटैक करेंगे उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी फिर अटैक करेगा उन्हें, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसे हमारे बॉडी में प्रिपेयर किए जाने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी किससे फाइट करता है? ये एंटीबॉडी फाइट करता है एंटीजन से, और ये तुरंत एंटीजन को मार देगा। जो बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आए हैं उसको तुरंत मार के डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन? जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को प्रिपेयर किया गया है। तो आप बोलेंगे इसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है? न्यूट्रिशन का ये रोल है कि हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन करता है? ये करता है न्यूट्रिशन। तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल किसमें है? इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी का इम्यूनिटी को डेवलप करना और साथ ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में आता है तो इजीली उसको वो एंटीबॉडी मार देगा। तो ये भी न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या फंक्शन है? Through nutrition, future food matters are stored within the living body। मतलब जो कि न्यूट्रिशन की वजह से जो भी खाना एक्स्ट्रा हो जाता है वो हमारे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसको हमने तुरंत एक्सक्रीट आउट कर दे रहे हैं या फिर बेकार चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो भी न्यूट्रिशन के थ्रू जो भी हम लोग एक्स्ट्रा खाना खा लिए वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम दो स्टोर्ड फूड in the plant body mainly as starch and in animal as glycogen and fat, the future energy is produced during the shortage of food। क्या बोल रहा है? जैसे कि मैंने कहा था कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में कि जैसे हमारे बॉडी में फूड स्टोर रहता है, अब ये फूड स्टोर दो फॉर्म में रहता है। एक होता है प्लांट के फॉर्म में, अलग फॉर्म में स्टोर होगा, एनिमल के केस में एक अलग फॉर्म में स्टोर होगा। अगर पूछे प्लांट के फॉर्म में किस चीज में स्टोर होता है तो हमें क्या पता है कि प्लांट के केस में बनता था ग्लूकोज। प्लांट के केस में क्या बनता था? ग्लूकोज। और हमने क्या कहा था कि ग्लूकोज अगर एक सिंगल यूनिट है तो इसका ही पॉलीमर क्या होता है? स्टार्च। इसका पॉलीमर होता है स्टार्च। मतलब अगर ये एक सिंगल ग्लूकोज है तो इसको अगर हम बहुत सारा जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? स्टार्च। तो बोल सकते हैं कि प्लांट के केस में किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट के केस में स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन एनिमल के केस में किस फॉर्म में स्टोर होगा? एनिमल के केस में स्टोर होगा ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एनिमल के केस में हो सकता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो, और दूसरा हो सकता है ये फैट्स के फॉर्म में स्टोर हो। अगर बोलेंगे कि फैट्स के फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है, तो फैट्स के फॉर्म में अब हम लोग सब जानते हैं हमारे स्किन के नीचे भी फैट का डिपोजिशन होता है, वहां पर भी स्टोरेज होगा। साथ में हमारे लीवर में भी स्टोरेज होता है फैट्स का, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फैट का स्टोरेज हो गया, वैसा नहीं। और दूसरा चीज क्या होगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमेशा लीवर में ही होता है। अब जैसे जो खाना का स्टोर एक्सेस था हमारे बॉडी में, वो खाना तो स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन और फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो गया, और प्लांट के केस में स्टार्च और ग्लूकोज की फॉर्म में वो स्टोर हो गया। लेकिन जैसे ही बाद में कभी ऐसा टाइम आया कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है और खाना कम खाया हुआ है इंसान, तो वो क्या करेगा? स्टोर्ड एनर्जी का ब्रेक डाउन करेगा। जो भी ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर है, या फिर प्लांट के केस में ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है, वो क्या करेगा? जैसे ही देखेगा कि बॉडी में खाना का कमी हुआ, एनर्जी का कमी हुआ, वो क्या करेगा? स्टोर्ड एनर्जी को ब्रेक डाउन कर देगा। मतलब ये जो पहले से लीवर में स्टोर्ड है उसको क्या करेगा? जाकर तोड़ेगा और वहां से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा फिर से ग्लूकोज में। कन्वर्ट क्या करेगा उसको भी रहने देते हैं। बस इतना जानिए कि ग्लाइकोजन और फैट जो हमारे बॉडी में लिवर में स्टोर है, स्टोर्ड फॉर्म में था, अब जैसे ही बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ी, वो क्या करेगा? वो उस एनर्जी का ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करते ही वो बॉडी जिसको जो पार्ट को जितनी एनर्जी की जरूरत थी, अब वो स्टोर्ड एनर्जी से इनटेक कर लेगा, अपटेक कर लेगा। मतलब ये जो भी एनर्जी स्टोर थी अब वहां से एनर्जी को फिर से गेन कर लेगा। तो इस तरह से न्यूट्रिशन हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, न्यूट्रिशन प्लेज अ स्पेशल रोल इन प्रोडक्शन ऑफ हीट energy in the animal body to meet the caloric demand of an individual। ये हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा? सेम अगर यहाँ पे जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी था, इसका अगर हम लोग बहुत बार ब्रेक डाउन करते रहे तो क्या होगा? वो छोटे छोटे पार्ट्स में बनेगा, और जब भी कोई बड़ा चीज छोटे पार्ट्स में टूटता है तो वहां पे रिलीज होता है हीट एनर्जी। ये बात दिमाग में अच्छे से रख लो कि अगर कभी भी कोई बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाए उसका, तो हमेशा वहां से रिलीज होता है एक हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी जो है वो किसकी वजह से बन रहा है?
न्यूट्रिशन की वजह से बन रहा है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से बन रहा है। और ये कहाँ से बन रहा है? ये जब भी हम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां से रिलीज होता है हीट एनर्जी। यही सेम चीज क्या बोल रहा है? न्यूट्रिशन प्लेज अ स्पेशल रोल इन प्रोडक्शन ऑफ द हीट एनर्जी इन द एनिमल बॉडी टू मीट द कैलोरिक डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल। हीट एनर्जी का भी बॉडी में बहुत डिमांड होता है, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हार्मोन्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर ये बोली क्या है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है, सिंपल से अगर जाने तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जिससे हमारा बॉडी एक लार्ज क्वांटिटी में चाहता है। अगर बॉडी को किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत एक लार्ज क्वांटिटी में है तो उसे हम कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, और अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत उसे कम अमाउंट में है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हुआ? जिससे हमारी बॉडी कम अमाउंट में चाहता है उसे कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, और जिसे लार्ज अमाउंट में बॉडी को चाहिए उसे हम कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे और क्या लिख रहा है? मैक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो क्या क्या है? द इनऑर्गेनिक आयंस, एसेंशियल एलिमेंट्स which are required in relatively large amount for the normal growth and other physiological functions of plant are called as the macro element। ऐसा एलिमेंट, ऐसा इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए अपना फंक्शंस को प्ले करने के लिए, अपना बॉडी का हर एक काम को करने के लिए, अगर वो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो उस न्यूट्रिएंट को हम लोग कहेंगे क्या? उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है? देखो, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये सारी की जरूरत होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज अबव एलिमेंट्स, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज डिस्टर्ब एंड द डिफरेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर एग्जिबिटेड बाय द प्लांट। मतलब अगर इनमें से कोई भी एक मिनरल या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में नहीं, मेनली प्लांट्स में देखा जाता है, अगर प्लांट्स में इनमें से कोई भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाए या फिर जितना अमाउंट में वो चाहिए उससे कम अमाउंट में बॉडी को मिल रहा है तो फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि वो मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से उसका जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकता है वो उसके बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। किसमें? प्लांट्स में। जो भी उस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम होगा वो सिम्टम दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? उसकी वजह से जो भी उसके एसेंशियल फंक्शंस थे बॉडी के, अब वो ठीक से काम करना बंद कर देंगे। अगर पूछे ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, कौन पीसेगा, कौन पीसेगा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैसे याद रखेंगे इसको? कौन, कौन का मतलब क्या? CHON, कौन पीसेगा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ऐसे याद रखेंगे, कौन पीसेगा आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कौन से क्या क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पीसेगा से क्या होगा? पैरासिटामोल, सॉरी, पी से होगा फॉस्फोरस, एस से होगा सल्फर और के से होगा पोटेशियम। Fe से बोले आयरन से बोलेंगे Fe, Mg से बोलेंगे अगर तो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम, और Ca से बोलेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम। अब ये क्यों याद रखना जरूरी है कि अगर हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिया रहे, पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो हो सकता है 3 यहाँ से, 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया है और एक इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट दिया हुआ, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो कैसे याद रहेगा? कौन पीसेगा आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये अच्छे से निमोनिक्स याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? The essential elements which are required in trace amounts are called the trace elements or the micronutrient। trace मतलब क्या हुआ? अगर कम अमाउंट में हमारे बॉडी को उस चीज की जरूरत है तो उसे हम कहेंगे ट्रेस अमाउंट में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे मिनरल्स जो हमारे बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट से कम अमाउंट में चाहिए तो उसे हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या क्या? मैंगनीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, समटाइम्स सोडियम भी होगा, आयोडीन भी होगा, सिलिकॉन भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद कर लेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को छोड़ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे सारे के सारे माइक्रो ही होंगे। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ट्रिक को याद कीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में याद करने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स इन प्लांट्स, कौन कौन से मैक्रो एलिमेंट्स है? अब हम इसके बारे में सारे मैक्रो, जितने भी मैक्रो एलिमेंट्स हैं
जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सबके इंडिविजुअल फंक्शंस हमको जानने हैं कि क्या क्या वो काम करता है प्लांट के बॉडी में। ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।